क्या नया बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही है तो भारत भी पूरे बांग्लादेश की बिजली काट देने वाला है। वहीं जर्मनी और ब्रिटेन, जिन्होंने भारत को खूब घसीटा और जमकर टैक्स लगाए, आज वो खुद बुरे संकट में फंस चुके हैं। वहीं जापान भारत से कह चुका है सिर्फ मेड इन इंडिया कार्स चाहिए, तो अब मालदीव के पास सिर्फ 1 महीने का ही समय बचा है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की शुरुआत करें तो आप दुनिया में कहीं भी भटक लें, आखिर में आपको भारत के पास ही आना होगा। आप मालदीव को देख सकते हैं, फिलहाल उसके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है। नेपाल को ले लें, सब चीन की गोदी में जा घुसे थे, लेकिन अब सारे समीकरण इनको भारत के पास लाने पर मजबूर कर चुके हैं। अब इसमें एक नया मोड़ आ चुका है और बांग्लादेश, जो भारत से 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की सीमा साझा करता है, भारत की गई मदद और उसकी यादों को मिटा देना चाहता है। दरअसल बांग्लादेश भी एक ऐसे रास्ते पर जा चुका है जहां वो अपने इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन का दर्जा दिया गया है, जिन्होंने पाकिस्तान के समय बांग्लादेश के लिए आज़ादी की आवाज़ उठाई थी, जिससे बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। वहीं बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के स्टैच्यू और तस्वीरों को हटाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनकी यादों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कर कौन रहा है, किसके पीछे इसका हाथ है, ये किसी से छुपा नहीं है। मतलब ये साफ है कि पूरे बांग्लादेश को नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी है और बांग्लादेश के नए नेता बने मोहम्मद यूनिस ने भी इस काम को बखूबी करने में लगे हैं। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में 15 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय शोक दिवस की छुट्टी को भी रद्द कर दिया है और ये दिन शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के दिन के रूप में मनाया जाता था। और इस फैसले के बाद ये साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में इतिहास को बदलने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और वो आगे भी इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन क्या भारत के साथ जुड़ी यादों को तोड़ने से संकट का समाधान हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी चर्चा अमेरिका, यूएन तक पहुंच चुकी है, जहां विवेक रामास्वामी ने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है और वहां हिंदुओं के साथ कैसी बर्बरता की जा रही है वो बहुत ही गलत है। यहाँ आप देख सकते हैं आवाज तो हर जगह से उठ रही है, लेकिन आप खुद सोचिए, अब जिनकी आंखों में ही पट्टी बन चुकी हो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क तब पड़ेगा जब पेट में खाना नहीं होगा और बिजली काट दी जाएगी, और तब जाकर इनकी आंखों से पट्टी उतरेगी और आंखें खुलेंगी। क्योंकि अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। जहां यूएस न्यूज़ मनी की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो मूडीज ने बांग्लादेश की ग्रोथ फोरकास्ट को 5.4% से घटाकर 5.1 पर ला दिया है, यानी कि उसकी ग्रोथ और कम हो गई है। और अगर स्थिति को संभाला नहीं गया तो चीज़ें और भी खराब हो सकती हैं। और जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है उससे ये तो साफ हो गया है कि ये सिर्फ शेख हसीना तक सीमित नहीं था, टारगेट हिंदू ही थे। मतलब बांग्लादेश का ग्राफ अब और गर्त में जाने के लिए तैयार है। महंगाई दर पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा है और जुलाई महीनों में तो ये पहली बार 14% तक पहुंच चुकी है और अगस्त की रिपोर्ट तो आना बाकी है। ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान को भी इस मामले में पीछे छोड़ दे, जो शायद सदी का सबसे बड़ा डिजास्टर साबित होगा। वहीं मूडीज ने चेतावनी भी दी है, अगर ये स्थिति लंबे समय तक यूं ही खिंचती है तो बांग्लादेश के लिए समस्याएं और बढ़ेंगी। वहीं जो बांग्लादेश भारत की यादें मिटाने में लगा है तो ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, क्योंकि आटा, दाल, चावल सब कुछ भारत ही देता है और ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। और ये सब चल ही रहा था कि भारत ने बांग्लादेश पर एक और बॉम्ब फोड़ दिया है, जिससे वहां पर जल्दी अंधेरा छाता नजर आएगा। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली का खेल चल रहा है। बता दें कि झारखंड में अडानी की एक बिजली कंपनी है जो खूब बिजली बनाती है और सारी बिजली बांग्लादेश को बेचती है। लेकिन अब खेल बदल चुका है, भारत सरकार ने नए नियम बना दिए हैं जिससे अडानी अब भारत में भी अपनी बिजली बेच सकता है। इससे बांग्लादेश दबाव में आ जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश की सरकार अब इस बिजली सौदे को दोबारा बातचीत की टेबल पर सॉल्व करना चाहती है, लेकिन भारत के पास अब नए विकल्प मौजूद हैं। भारत को बिजली की ज़रूरत भी है और भौगोलिक रूप से भी भारत की स्थिति बांग्लादेश से बेहतर है। बता दें कि पहले ऐसा था कि ये बिजली सिर्फ बांग्लादेश को ही दी जाती थी, पर अब इसको बदला जा रहा है। मतलब बांग्लादेश में बिजली संकट जरूर दस्तक देगा, क्योंकि वो टेक्सटाइल की बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भारत से ही बिजली लेता था। ऊपर से हाल ही में भूटान और नेपाल में भारत द्वारा हाइड्रो पावर से जो बिजली बनाई जा रही है उससे भी बांग्लादेश अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है। मतलब बांग्लादेश को अभी बिजली की तो ज़रूरत है ही, और भारत का ये फैसला उसकी खटिया खड़ी कर सकता है। बांग्लादेश को समझना होगा, अगर वो भारत की याद मिटा देने की सोच रहा है तो उसको आने वाले अंधेरे के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को अब बिजली देना बंद कर देना चाहिए ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके,
वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जर्मनी और ब्रिटेन से जुड़ी हुई है, जहां ये दोनों ही देश अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं रहते थे। आज वो बुरे हाल में फंस चुके हैं। दरअसल ब्रिटेन में महंगाई की समस्या फिर बढ़ने लगी है, जहां जुलाई महीने में कीमतें पिछले साल की तुलना में 2.2% बढ़ चुकी हैं। यानी कि जो चीज़ 2 रुपए में आपको मिलती थी उसके लिए अब आपको 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। बिजली और गैस जैसी ऊर्जाओं के दाम बढ़ रहे हैं। पहले ये दाम कम हुआ करते थे, लेकिन अब फिर से बढ़ने लगे हैं। खाना, कपड़े और यात्रा करना सब महंगा हो रहा है। यही देखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरें बढ़ा रहा है और इस सब का असर आम लोगों पर पड़ रहा है, खासकर उन लोगों पर जिनकी आमदनी कम है। उन्हें अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और जो हाल अभी ब्रिटेन का हो रहा है, जर्मनी भी उसी राह पर चल पड़ा है। दरअसल जर्मनी की अर्थव्यवस्था इन दिनों बहुत खराब हालत में है और लोग जर्मनी में पैसा लगाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था और खराब हो सकती है और ये पिछले 2 सालों में सबसे बुरे हाल में जाकर फंस चुकी है। ऐसा समझिए, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब वो संकट में है, जहां ब्याज दरें बढ़ने से लोगों को कर्ज लेना महंगा हो रहा है और जो कंपनियां हैं उनको पैसे उधार लेना और मुश्किल होता जा रहा है। खास बात तो यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी मंदी की ओर जा रही है, जिसका सीधा असर जर्मनी पर पड़ रहा है। और यहाँ जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ही भारत को ज्ञान देने में कभी पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन आज इनकी हालत टाइट हो रखी है, जहाँ जर्मनी भारत के सबमरीन प्रोजेक्ट को लेना चाहता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक ठीक हो सके। साथ ही ब्रिटेन अब भारत के साथ कुछ ना कुछ करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, ताकि उसकी बदहाली दूर हो सके। कुल मिलाकर इनको भारत की शरण में ही आना पड़ा। यही नहीं, हाल ही में जर्मनी ने तो भारतीयों के लिए अपना वीजा और वहां पर काम करने को लेकर अपनी पॉलिसी तक बदल दी है, ताकि भारतीय आकर वहां काम करें और वहां की बीमार इकोनॉमी को ठीक कर सकें। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में जो अभी शरणार्थी हैं वो अपनी मनमानी करने में लगे हैं, जिससे ब्रिटेन भारतीयों के लिए अपना वीजा नियम कठोर कर चुका है। मतलब जर्मनी बदलाव लाना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन ये नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है, इनका कुछ हो पाएगा या नहीं, या ये सिर्फ गिरते पड़ते नजर आएंगे? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जापान से निकल के आ रही है, जो अब सिर्फ भारत में ही बने कारों का इस्तेमाल करना चाहता है और उसे ही खरीदना चाहता है। बता दें कि भारत की मशहूर कार कंपनी मारुति सुजुकी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने अपनी पहली भारत में बनी एसयूवी कार फ्रॉन्क्स को जापान भेजना शुरू कर दिया है और ये पहली बार है जब भारत से एक साथ इतनी कार एक्सपोर्ट की जा रही हैं। बता दें कि इस बार 1600 से भी ज्यादा फ्रॉन्क्स कारें गुजरात के पीपावाल बंदरगाह से जापान रवाना हुई हैं। कि मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन इस साल के अंत तक, यानी कि शरद ऋतु में जापान में फ्रॉन्क्स को लॉन्च करने वाली है। वहीं मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ हिसाची तकियोची ने बताया है कि जापान दुनिया का सबसे क्वालिटी वाला कार बाजार है। हमारी कारें वहां जा रही हैं। इसका मतलब है कि हमने दुनिया स्तर की कारें बनाई हैं। इसमें नई नई तकनीक, बेहतरीन परफॉर्मेंस, सुरक्षा और क्वालिटी सब कुछ है। मतलब अब भारत जापान के सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एक ऐसी कार बना चुका है जो अब जापानियों को खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि अब जापानी कंपनियां जापान में नहीं बल्कि भारत में प्रोडक्शन करके उसको जापान भेजने में लगी हैं। आपका भारत के इस कारनामे के बारे में क्या कहना है, जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये मालदीव से निकल के आ रही है, जो अब बुरे संकट में फंस चुका है, जहां उसके देश का आधिकारिक डॉलर रिजर्व पिछले 1 दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। बता दें कि मालदीव की सरकार ने पिछले महीने ही अपने रिजर्व से $113 मिलियन की राशि निकाली थी और विशेषज्ञों ने मालदीव के इस हालत के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है, क्योंकि मोइज़ू को चीन का करीबी नेता माना जाता है और उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव में चीन समर्थित नीतियां लागू की और भारत के साथ दुश्मनी मोल ली, जिसकी वजह से भारत ने भी मालदीव को खूब मजा चखाया, जिसके पीछे भारतीय पर्यटकों की बड़ी भूमिका थी। और यही वजह है कि जुलाई के अंत में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार $395 मिलियन था और अगस्त के महीने में तो ये और भी नीचे आ सकता है। यही वजह है कि मालदीव ने आनन फानन में भारत से संपर्क किया, भारत की शर्तें मानने को तैयार हो गया। तभी तो डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में मालदीव का दौरा भी किया, वरना जो मोइज़ू इंडिया आउट की हुंकार भरते नजर आते थे, आज वो और कहीं नहीं भारत के पैरों में ही गिरे पाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, मालदीव, बांग्लादेश, इनके लिए कोई अलग पॉलिसी बना देनी चाहिए ताकि ये कभी भारत को धोखा ही ना दे सके? कमेंट करके जरूर बताइएगा।